मेरा नाम समीरा है। मैं एक आम लड़की हूँ और मुझे भी समाज में जीने का हक है। लेकिन समाज के कुछ लोगों की वजह से मेरे पास छत तक नहीं थी और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी इंसान को ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जो खुद खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं नाचने का काम करती थी और यह काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और कोई इज्जत से काम कर सकूँ, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवाया तो वहाँ पर हर कोई मुझे देखकर कहता, अरे यह तो नाचने वाली की बेटी है, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो नाचना ही है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मुझे क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता। मैं कुछ सवाल करती तो टीचर डांट कर चुप करवा देते। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करते और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से अच्छा था। यह मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से बचाने के लिए तो मैंने तुझे स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे टीचर ने नाचने को कहा था। माँ ने टीचर को बुरा भला कहा तो वह उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना। अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते हैं ना। यह सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से सीधा घर ले आई और उस दिन के बाद से मैं घर पर रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर नाचने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम यह दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। माँ मुझे अपने साथ किसी महफिल में नहीं ले जाती थी और ना ही बगैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलने देती थी। माँ ने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के जरिए ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ घर आई तो अचानक से बेहोश हो गई। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया तो पता चला कि माँ को ब्रेन ट्यूमर है और 10 दिन के अंदर माँ चल बसी। मेरी उम्र उस समय 17 साल थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका कहना था, एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया, हंगामा मचाया, सबके पैर पकड़े और कहा कि मेरी माँ की अर्थी उठाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो उनमें से कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे और ना ही घर का किराया देने के लिए। माँ ने सारी जिंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही नहीं देते थे। जिन्हें भी मेरी माँ का काम पता चलता था वह हमें मोहल्ले से निकाल देते थे। इसलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान मालिक आकर सर पर खड़ा हो गया। घर के किराए के लिए मैंने उससे कुछ वक्त मांगा। फिर इत्तेफाक से उसी रात घर का दरवाज़ा बजा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वह बड़ी सी गाड़ी में आया था। मुझे देखकर चमेली यानी कि मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि चमेली की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। फिर वह कहने लगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरी बेटी की शादी पर नाचेगी।
मैं तो अपने दोस्त यार को भी बता दिया है कि चमेली आकर नाचेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी उसने अचानक ही दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो चमेली के जैसी ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं पैसे तुझे दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसे महफिल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था, लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मेरे सर पर माँ का हाथ भी नहीं था। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्दी ही मेरा नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कर दिया और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसकी बेटी की शादी थी। वह कोई बड़ा बिजनेसमैन था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन यह नाच मुझे मेरी नई जिंदगी दिलवाने वाला था। यह सोचकर मैं नाचती रही। फिर वह आदमी सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भर। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत कर भी नहीं कमा सकता। और मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं वही काम करूंगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही दिखने में थी, इसलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ का नाच देखा था। मैं जिस महफिल में जाती उसकी जान बन जाती, लेकिन यह काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब होते। मैं नाचने लगती तो वह मुझे छूने की कोशिश करते। वह अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ ना कर पाती, क्योंकि मुझे इस काम के भी पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसी ही होती जा रही थी। सारा दिन सोई पड़ी रहती और सारी रात महफिल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसे आ गए थे, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। हर वक्त मेरी अंतर आत्मा बेचैन रहती। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं यह काम कर रही थी। और फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता था वह घर से लेता और घर पर ही छोड़कर जाता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से घर के दरवाजे को लॉक कर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गया। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था, फिर मेरे पेशे की वजह से उसे मुझसे नफरत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस वाला था। मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसी इज्जतदार पुलिस वाला किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिलो दिमाग में चलने लगी थी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होती होगी। मैं तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल में ना जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। हर तरफ से सीटियों की आवाज़ आने लगी। खूब जोर जोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद एक एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था तो वह पुलिस वाला था, जो काफ़ी दूर खड़ा बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वह मुझे देख रहा था ऐसा लग रहा था उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। वाकई ही वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से वहाँ मौजूद था, क्योंकि वह जाने माने बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। लेकिन वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवा मुझे ना ही
कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई थी और वह वापस चला गया। मेरे दिलो दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी, क्या पता अब मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। फिर अगले ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार था। मैं हैरान हुई कि यह किसने भेजा है और जब खोलकर देखा तो उसमें कार्ड था। हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर यह चीज़ शोभा देती है, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि यह उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बहार आ गई। मैंने उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो वह चूड़ियाँ थी। मैंने जल्दी से उसे अपने हाथों में पहन ली। काश कि वह इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैं दिल ही दिल में भगवान से यह प्रार्थना की थी और शायद प्रार्थना कबूल होने का ही कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद इस तरह के उपहार आने शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वह खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की सीमा ना रही थी। हम दोनों की मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल आऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने मुझसे चुपके से शादी कर ली और मैंने अपना घर लॉक किया, कुछ ज़रूरी सामान ले लिया और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। मेरे पति तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था। वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह पुलिस वाली औरत मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में लेकर गई और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा था। 2 घंटे मैंने तकलीफ से गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए सौरभ से शादी कर ली थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया था। मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ गया था। औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझसे ऐसे सवाल कर रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। तो उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने सौरभ को फ़ोन मिलाया और कहने लगी, सौरभ, यह लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे, लेकिन यह जुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी जुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से सौरभ का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगी कि सौरभ आखिर मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझसे शादी की है। मगर अब मुझे समझ आ गया था कि असल बात तो कुछ और ही थी। पिछले 3 घंटे से वह औरतें मुझसे जिस तरह के सवाल कर रही थी, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था। और अगर सौरभ भी मुझसे यही जानना चाहता था, तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सौरभ अंदर दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वह सारी औरतें बाहर निकल गई। सौरभ मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह से हर बात बता देती तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जिद्दी निकलोगी कि उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए सौरभ से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। यह जो पूछना चाहती है, मुझे सच में नहीं पता है। मैं नहीं जानती हूँ कि वह कौन सा राज है जो यह मुझसे उगलवाना चाहती है। मैं तो इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे प्यार में खुद को तबाह कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वो मर्द हैं जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए तो बुलाते हैं, लेकिन मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते हैं ना। मेरी बात सुनकर सौरभ कुछ पलों के लिए चुप हो गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने हाथ में पड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा कि मैं भी सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगवाया गया था ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूँ, जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया।
लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत पक्की हो। मैंने सौरभ से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई लाल रंग की फाइल देखी है, और ना ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फाइल क्यों चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरी बात सुनकर सौरभ हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वह बहुत ही शातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरी को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक दिन उसने मशहूर बिजनेसमैन के घर से बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई उस पर नज़र न रख सका। वह इतनी अहम फाइल चुराकर भाग निकली। अगर वह फाइल नहीं मिली तो बहुत मुसीबत होगी, इसलिए हम वह फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था, उस दिन मुझे पता चला कि तुम चमेली की बेटी हो। इसलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया, ताकि बातों बातों में मैं तुमसे फाइल के बारे में मालूम कर सकूं। मैं बहुत बार तुमसे पूछना चाहा, लेकिन तुम हर बार ही बात को ख़त्म कर देती। इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फ़ाइल के बारे में फ़ौरन जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का ना पता होता तो यह तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और यह राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है, ताकि हमारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। सौरभ ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम ही नहीं था, तो मैं उसे क्या बताती। मुझे तो यह नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती थी। मैंने तो कभी उसे कोई ऐसी चीज़ें घर लाते हुए नहीं देखी थी। सौरभ के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह मुझसे ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, अगर तुमने यह राज ना बताया तो मुझे तुम्हें तलाक देना होगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और इस डर से कि वह मुझे तलाक ना दे दे, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ ने वह फाइल जरूर चुराई थी, लेकिन वह उस फाइल को घर नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह फाइल किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था, यह मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रें अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं सौरभ के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब कुछ सुनने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि सौरभ मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और सौरभ की शादी को 15 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मैं अपने घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं। घर किसी नए किराएदारों को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पड़ा था। मैं जानती थी कि यह काम सौरभ या उसके साथियों का है, इसलिए खामोशी से अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है, जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक ही यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि माँ कहीं उस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए बिजनेसमैन ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का ज़रूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उस वक्त कचरे वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह खाली हो गया। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो तुम मेरी फ़ोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी माँ की फ़ोटो पर नज़र डाली, जो सालों से एक ही जगह टिकी थी। आज माँ की बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वह फ़ोटो उतार कर अपने सीने से लगाया। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फ़ोटो के पिछले हिस्से में कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कागज़ थे। मैंने जल्दी से वह सारे कागज़ छुपा लिए।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे थे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी ही आती थी, मगर इन कागजों में अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा है, इसलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के पास पहुंच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभी वह मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफाक था कि उस वक्त उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, वह अकेली ही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई और मेरी शादी की खबर उसे मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह कागज़ दिखाए और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ कि इस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तेज आवाज़ से पढ़ना शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। बिजनेसमैन के सारे कारनामे की गठरी थी। वह लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वह फाइल चुरा ली जिस पर सारी बात लिखी थी कि लड़कियों को कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वह यह काम कर रही थी। और जब उसे यह लगा कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने पाप को धोने के लिए उसे यह रास्ता नजर आया और उसने वह फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले ही वह इस दुनिया से चल बसी। और अब मैं जान गई थी कि अगर वह फाइल पुलिस वालों को मिल भी गई तो कोई उस बिजनेसमैन के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कानून सच में ही अंधा था। गुनहगार को सजा नहीं मिलती थी और बेगुनाह को जेल से निकलना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और फिर वह फाइल लेकर मैं अपने पति के पास आ गई। सौरभ मुझे देखकर कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने यह फाइल उनके हाथ में पकड़ाए और उनसे कहा कि आप जिस चीज़ का पता मुझसे पूछ रहे थे वह यह है। अब अगर आप सच में ही ईमानदार हैं तो बिजनेसमैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। वह सब पढ़कर सौरभ भी शॉक्ड रह गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि यह बहुत अहम फाइल था और इसे खोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किया। उन्होंने बिजनेसमैन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और कुछ जांच पड़ताल के बाद बिजनेसमैन अभी जेल की सलाखों के पीछे है। मेरी माँ जहाँ कहीं भी होगी, आज वो बहुत खुश हो रही होगी। और आज मैं सौरभ के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।